Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple ITC City and we have started the chapter number 30 of our physics that is nuclei. तो हमने न्यूक्लियाई में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म एंडिंग पे ही है। तो हमने थोड़ा रिकैप कर देता हूँ पिछली क्लास का। तो ये सारी चीज़ें तो पुरानी ही हैं, तो ये आपको याद होगी। तो थोड़ा आगे का लास्ट क्लास में हमने कुछ बाइंडिंग एनर्जी देखा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी देखा था। तो ये सारी चीज़ों टर्म से आप परिचित होंगे, मैंने कल अच्छे से पढ़ा दिया था। फिर न्यूक्लियर फोर्स भी देखा था हमने और एक ग्राफ भी देखा था जिसमें अगर एटॉमिक मास कम है या ज़्यादा हो रहा है या फिर मीडियोकर है यानी कि बीच का है तो उस पे उससे बाइंडिंग एनर्जी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब देखे थे हमने। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो न्यूक्लियर फोर्स को आपको मैंने तीन चीज़ बताई थी बेसिकली। हमारा न्यूक्लियर फोर्स पहला तो एक शॉर्ट रेंज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और मेनली अट्रैक्टिव होता है। ओके, तो आपको ये तीन चीज ध्यान होगी। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी भी चालू कर दिया था। उसमें मैंने अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके थोड़ा यहाँ ठीक ठाक दिया है, मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा दिया था आपको। तो उसमें तो मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी पे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैं बताता हूँ कुछ कुछ आपको, कुछ बेसिक सी चीजें हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी लिखा है तो आप सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी सी टर्म है। ऐसे कुछ नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे लिखा है तो इसका मतलब बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि इट इज न्यूक्लियर एनर्जी। सो जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को हम बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं। यानी कि ज़्यादा से हार्ड नहीं बनाते। आप एक चीज़ मान लीजिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है वो कभी टूट रहा है या बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ, हमने कल थोड़ा फिजन और फ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसे कुछ एक ही एटम है, ये दूसरा एटम है, उसका ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है। ओके, ये दूसरा न्यूक्लियर एटम, अगर ये प्लस कर दिया जाए यानी फ्यूज हो रही है और कुछ नया बड़ा एटम बन रहा है। ठीक है, इसकी मान लीजिए कुछ होगी बाइंडिंग एनर्जी और इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो मान लीजिए कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है इससे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। पर आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसमें कुछ एनर्जी भी निकल रही है। तो जब ये दो न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, फिजन होता है इनके बीच में। ओके, फिजन, तो कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो एनर्जी रेडिएट यानी बाहर आती है, उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ओके, तो इसी तरह उसी तरह हमारा एक वो भी होता है। क्या होता है, 2 मिनट, ये चल, सॉरी नया पेज खोलना है मुझे, उस पर नहीं होना। ओके, कोई नहीं, इसका समझा दीजिए। अभी एक तो उस पिछले वाली स्लाइड में तो हो गया वो फिजन से, यानी कि अगर कोई चीज जुड़ रही तो न्यूक्लियर एनर्जी। पर अगर हम कभी किसी चीज को तोड़ रहे हैं, ओके, तो कोई बड़ा एलिमेंट दिया हमारे पास, उसको हमने तोड़ा कुछ फ्रेगमेंट्स में। ओके, तो आपको तो पता है अगर कोई बड़ा एलिमेंट है तो उसमें तोड़ने के लिए ऐसे अपने आप तो नहीं टूटेगा। पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद टूट जाते हैं, उनमें थोड़ा सा कुछ चेंज करो तो। ओके, तो इसमें कुछ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी दी है, मान लीजिए E1, तो ये टूट गया। तो इसमें एनर्जी दी है तो ऐसा नहीं कि इसमें एनर्जी निकलेगी, इसमें एनर्जी भी निकलेगी, इसमें भी एनर्जी निकलेगी। ओके, तो इसमें भी कुछ एनर्जी रेडिएट होती है। पर एक बात याद रखिए, अगर ये E2 है तो ये जो E2 की वैल्यू होती है वो E1 से बड़ी होती है। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, जो एनर्जी हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी निकलती है अगर हम किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को तोड़ रहे हैं। ओके, इसमें भी जो एनर्जी होती है उसे भी हम न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यही सब लिखा है इस पैरा में, मैं थोड़ा आपको बता दिया है शॉर्ट में। आप पढ़ेंगे तो यही से लिखिए, मैं थोड़ा फास्ट ब्रीफ इंट्रो दे देता है इसका क्या लिखा है इसमें पैरा में। तो कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन, ये हमने कल पढ़ा था कर्व। उसमें वही बताया है कि अगर मिडल वाला रीजन है तो उसमें 30 से 170 एटॉमिक मास तक कुछ ज़्यादा कुछ, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। कितनी होती है वो, 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाँ, एक और चीज़, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी वो थोड़ी जैसे हमारी कोई यानी कि कोई छोटी एनर्जी है, यानी कि
कुछ दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, तो उनका जो अमाउंट होता है यानी क्वांटिटी होता है उस, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, जूल्स में हो गया, इसमें होता है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये बहुत मास में प्रोड्यूस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है, तो हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यानी कि नापते हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, इट इज लार्ज। तो मैं ये बता रहा था आपको, तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन ये किसके लिए होता है? अगर हमारा एटॉमिक मास 170 एंड 30 के बीच में है। ओके, तो एक पॉइंट था। और अगर हमारा एटॉमिक मास लेस देन 30 है तो ये लाइटर न्यूक्लियाई है। और अगर एटॉमिक मास ग्रेटर देन 170 है तो ये हैवियर न्यूक्लियाई है। तो इन दोनों का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता था वो थोड़ा लेस होता था। ओके, और इसमें ये तो कांस्टेंट ही था, तो आप इतना ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऐसे बदलते रहता है थोड़ा ही तो पॉइंट्स। तो वही सारी चीजें लिखी हैं। तो ये फ्यूजन फ्यूजन मैंने आपको बता दिया, जिससे एनर्जी होती है, तो मैं नहीं पढ़ रहा उसे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अंडरलाइंग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज पेट्रोलियम। ओके, तो वही चीज है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एनर्जी निकल रही है, तो आपको तो पता ही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो जाता है। ओके, तो ये आपको पता हो। तो वही बताया कि कोल और पेट्रोलियम, हम बहुत सारे पावर प्लांट हैं हमारे में जिससे अपने को इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे भी रिलेट कर सकते हैं हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को। बट इनमें एक डिफरेंस होता है, जो हम कोल जला रहे हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनमें मैक्स टू मैक्स एनर्जी का जो वैल्यू होता है, मान लीजिए 10 की पावर 14 जूल ऑफ एनर्जी लिखा है, एनर्जी, सॉरी सॉरी, ओके। तो मैं पढ़ा ही देता आपको, यहाँ एग्जांपल दिया है तो इसी एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं। तो देखिए, fission of 1 kg of uranium for example generates 10 की पावर 14 जूल ऑफ एनर्जी। और हम इसे कंपेयर कर रहे हैं कोल की बर्निंग एनर्जी से, तो आपको यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, जो हम यूरेनियम है, तो जब हम यूरेनियम का एक एटम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैंने आपको बताया था, जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हम इसे तोड़ रहे हैं कुछ फ्रेगमेंट्स में, तो कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 की पावर 14 जूल दी हुई है। और जो कोल होता है, अगर यानी कि यहाँ पे 1 kg ले रहे हैं और यहाँ भी 1 kg ले रहे हैं। ओके, तो ये कोल ले लेते हैं, कोल। तो इसको जब हम जलाते हैं, बर्न करें, तो इसमें भी कुछ एनर्जी निकलेगी। उसकी वैल्यू होती है कितनी? 10 की पावर 7 जूल। तो आप यहाँ दिख रहा है, नया पेज लेना पड़ेगा, पता नहीं आज कोई दिक्कत आ गई, यहाँ खुल नहीं रहा है पेज, तो मैं नया पेज लेता हूँ। आप थोड़ा ध्यान रखिए, वैसे 10 की पावर 14 या 10 की पावर 7 है, मैं यहीं कर देता इससे बाइंड थोड़ा स्प्रेड अप कर देती हूँ। तो देखिए, जो ये वाली बाइंडिंग एनर्जी है और ये वाली बाइंडिंग एनर्जी है, तो उसमें ज्यादा किसकी? यूरेनियम की। तो वही बताना जा रहा है कि अगर कोई न्यूक्लियर एटम को आप तोड़ रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, बस इतना ही। तो वही है, मैंने लिखा न्यूक्लियर एनर्जी इज ग्रेटर, इसलिए हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट। तो अब हम नया पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो 13.7.1 मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, फिजन। ओके, तो फिजन, फिजन क्या है? तो अभी ये इतना सब जो भी लिखा है आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको इजी टर्म में बताता हूँ फिजन क्या होता है। आपको बस इतना याद रखना, फिजन मतलब होता है तोड़ना। ओके, तोड़ना। ओके, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, मैं एकदम सिंपल वर्ड में। तो फिजन मतलब तोड़ना। अब तोड़ने के लिए हमें कुछ चीज लगेगा, यानी वो अपने आप तो नहीं टूटेगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो उससे भी टूट सकता है, लेकिन हम यहाँ पे कोई एकदम हैवीली चार्ज पार्टिकल, जैसे कोई अपन, जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स की रेस पास किया था, तो वो गोल्ड फॉइल में बदलाव दिखे थे हमें, कुछ कुछ नए नए एलिमेंट्स पता चले थे हमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ है, हम यानी कि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए कोई हाई एनर्जी एलिमेंट भी ले सकते हैं, तो वही चीज़ ये दी हुई है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल पढ़ा देता आपको। उससे पहले ये थोड़ा इंट्रो है, मैं पढ़ा देता आपको। रेडियोएक्टिव डिकेज एंड न्यूक्लियर रिएक्शन बाय बम्बार्डिंग न्यूक्लियाई विद अदर न्यूक्लियर पार्टिकल। ओके, वही चीज़ें मैं बताया है, किसी एक न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारे अदर न्यूक्लियर, ये सारे न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं
तो जब हम इनसे उसको बम्बार्ड यानी कि उसके पास करते हैं तो वो टूट जाता है। तो ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल बता रहा मैं आपको। जैसे कि यहाँ रिएक्शन दिए 1 न्यूक्लियस प्लस 235 U 92। तो ये देखिए हमने एक न्यूट्रॉन था उसको पास किया यूरेनियम पे, तो ये कितना हो गया। पहले तो उसका मास बढ़ेगा सबसे पहले, ओके, कुछ रिएक्शन हुई तो यानी कि ऐसे बेसिकली एक साथ नहीं टूटेगा, कुछ रिएक्शन भी हो रही है उसमें, तो ये हो गया। लेकिन इसमें इसकी वजह से कुछ अनस्टेबिलिटी आ गई। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नेचर ये होता है कि वो स्टेबल नहीं होता। पहली बात तो आप उसमें कुछ छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो देखिए मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा, आपको समझ आ जाएगा, मैं वर्ड्स को इधर उधर लिख रहा। तो ये टूट गया, किस किस चीज में टूटा, 56। लेकिन इसमें एक मेजर चीज टूटी, आपको अगर वो दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा। यहाँ लिखी नहीं है वैसे। 36 + 3 1 0 न्यूट्रॉन, ओके। न्यूट्रॉन में टूटा, क्रिप्टॉन में टूटा, बेरियम में टूटा, ओके। तो यही चीज दी हुई है कि देखिए जैसे इस रिएक्शन में ये टूटा तो ये बना। तो ऐसा नहीं कि ये जो रिएक्शन है, ओके, जो ये रिएक्शन है सिर्फ इतनी रिएक्शन देखिए न्यूट्रॉन तक के, ये रिएक्शन तो सिर्फ ये 3 बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं करेगी, ये बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स भी फॉर्म कर सकती है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह सब बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो वो सब अभी डीप में नहीं जाना है, ओके। और उनका भी कुछ मास हो, तो जैसे ये दूसरी रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, देखिए यूरेनियम के साथ ही न्यूट्रॉन पास करें तो ये कुछ बना और टूटा गया। इस बार बेरियम की जगह Sb, फिर ये Nb नायोबीन एंड न्यूट्रॉन टूटे। इसमें 3 न्यूट्रॉन टूट रहे थे, इसमें 4 न्यूट्रॉन टूट रहे हैं। तो वैसे ही एक और ही एग्जांपल दिया हुआ है, उसकी भी सेम रिएक्शन है, बस पार्टिकल्स अलग अलग है। तो वही तो इसका मेन फंडा ये है कि अगर हम किसी चीज को किसी पार्टिकल से पास कराते हैं तो वो टूट जाता है किसी किसी चीजों में। तो मैं इसमें अभी एक अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी अच्छी, आप इसे ध्यान रखिए। क्यू वैल्यू, ओके। तो बेसिकली क्यू वैल्यू क्या होता है। क्यू वैल्यू, अगर हमें हमारे पास कोई एनर्जी दी हुई है, ओके, और एनर्जी से हमें पूछा गया है कि रिएक्शन, सॉरी, तो क्यू वैल्यू क्या होता है। क्यू वैल्यू बेसिकली ऐसा चीज है जिससे हम अपनी कोई रिएक्शन दी हुई है, उससे हम उसकी वो रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उसमें जो एनर्जी जो आ रही है, उससे जो एनर्जी आ रही है, ओके। तो बेसिकली क्यू वैल्यू एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस तरह बिहेव कर रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन दी थी, A + B C + D, ये रिएक्शन दी हुई है। तो इस रिएक्शन से इस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे इस रिएक्शन के बारे में हम क्या जान सकते हैं, वो उसे जानने में हमारी मदद करता है ये क्यू वैल्यू, ओके। तो बेसिकली क्यू वैल्यू होता है यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स को जब हम C², तो आपको पता ही था एनर्जी का फॉर्म क्या था, एनर्जी इक्वल्स टू mc²। और हमने फिर बाइंडिंग एनर्जी में पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था हमने बाइंडिंग एनर्जी में, होता है डेल्टा एन इंटू C², जो यहाँ पे ये मास डिफेक्ट होता है, ओके। ये सब आपको ये चीज़ें याद होगी, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता ताकि आपको पता चले। तो ठीक है, ये क्यू वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, आप ये ध्यान रखिए। अगर आपको उस रिएक्टेंट के बारे में पता चला है तो मैं भी आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ओके। तो अभी क्यू वैल्यू मैंने बता तो दिया, होता क्या है यानी कि इससे क्या होता है, पर ये क्यू वैल्यू हमने निकाल ली एक बार, तो उससे क्या हमें कॉन्क्लूजन्स मिल रहे हैं। तो देखिए अगर हमारा क्यू वैल्यू है उसकी वैल्यू निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओके। ये याद रखिए रिएक्शन। अगर क्यू वैल्यू हमारा नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, ओके। अगर क्यू वैल्यू 0 है तो वो तो यानी कि स्टेबल ही हो, यानी कि कोई उतना इशू नहीं आता। तो आप बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मेजर कंक्लूजन है हमारे क्यू वैल्यू से। क्यू वैल्यू का एक और फॉर्मूला होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मे बी वो ऐसा कुछ होता है। क्यू वैल्यू अगर हमें उससे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमारे पास, ओके, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमारे पास किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, तो क्यू वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं। वो होता है शायद तक कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। ओके, मुझे याद आ गया, यही था वो, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूले हैं, तो ये दो फॉर्मूले से आप क्यू वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप रिएक्शन के नेचर के बारे में भी पता कर सकते हैं, वही चीज़। तो आगे पढ़ लेते हैं एनर्जी की वैल्यू प्रेजेंट करने के लिए
इज ओके, कुछ वैल्यूज दी हुई है, इतना इतना जब एनर्जी रिलीज होगी तो इतनी वैल्यू ऑफ एनर्जी निकलती है। तो वही दिया है, अगर एक पार्टिकल दिया है 240 मास का और वो दो पार्टिकल में टूट रहा है 120 में, तो देखिए जो पहला बड़ा वाला न्यूक्लियस था उसका, चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको अच्छे से। ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है, इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई 240। ओके, ये बड़ा वाला है। ओके, लेकिन अगर वो टूट रहा है कुछ पार्टिकल्स में जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रहा है 120, तो देखिए इससे कम पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखिए मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो पहला वाला मास टूटा उसकी, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ा दी। ओके वेट वेट, एक्चुअली मैंने ना एटॉमिक मास को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख दिया था वहाँ, सॉरी। तो ये बड़ा वाला न्यूक्लियस था, उसका एटॉमिक मास था 240। ओके, जो जो और इससे जो टूटे एलिमेंट्स, तो वो 120 उसका एटॉमिक मास हो गया। लेकिन जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी, देखिए अभी आप दोनों चीज को जोड़िएगा मत, ये अलग है, ये टूटने के बाद है आफ्टर फिशन। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी, ये सारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में हम बात करेंगे हमारे, तो आप ये भी याद रखें। इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारी कितनी है? 8.5। तो देखिए जो जिसका एटॉमिक मास छोटा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ रही है पर न्यूक्लियन। ओके, भले इसका एटॉमिक मास कम है पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी आ रही है और इसकी इतनी आ रही है। तो टोटल गेन कितना हुआ, यानी कि जब ये पहले इस स्टेट में था और ये जब ये दूसरी स्टेट में था, तो देखिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई ना, पहले कम थी बढ़ गई। और मैंने आपको बताया रखा है, अगर बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर तो क्या होता है, बताइए आपको याद होगा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो हमारे जो फिजिक्स में एक नियम है, कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है। ओके, एवरीथिंग वांट्स टू बी स्टेबल। तो वही चीज, ये मेन फंडा है। आप सोचेंगे क्यों तोड़ रहे हैं आप, फालतू का अपने आप ही तोड़ रहे, कोई मतलब। तो वही बताया ना, ये किसी भी चीज को स्टेबल होना है तो तोड़ेंगे। तो देखिए जैसे पिछली क्लास इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो वो चाहेगा कि वो आगे जाए, है ना? वो पीछे आना क्यों चाहेगा? तो वही चीज बताई गई कि अगर आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो आप तोड़ के उसको बना सकते हैं। देखिए जहाँ पे यहाँ पे गेन भी आ गया है, गेन बाइंडिंग एनर्जी। आपको कभी गेन पूछा गया है तो आप पिछली वाली बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करके मॉड ले लीजिए, -10 की, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये कितना हो गया? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इतना गेन है, तो वही चीज है। ये सब वही है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इंटीग्रान, फर्स्ट अपियर्स। ओके, ये सब चीजें नहीं पढ़ रहा मैं, सब वही है। साउंड, ओके भाई, ये हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है एनर्जी, वही चीज बोला गया है। और हाँ, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है बहुत बड़ी होती है, आप कितना याद रखिए, जैसे वो हम बात करते हैं ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब है, वही चीज़ है। उनमें भी यही कुछ एनर्जी एनर्जी होती है जो रिलीज होती है, वो बहुत हैवी, यानी कि बहुत बड़े स्केल में होती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो थोड़ा आज हम फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं, सीधी सीधी टर्म है, फ्यूजन। फ्यूजन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 10 में भी आपने पढ़ाई होगा शायद तक। ये 8 तो नहीं, 10th तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और अब तो अब बड़ी क्लास में तो आपको जल्दी भी समझ आ रहा होगा। फ्यूजन, फ्यूजन सिंपल टर्म, अब पढ़ लेते फ्यूजन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूजन मतलब तोड़ना होता है, वैसे फ्यूजन, फ्यूजन जो होता है फ्यूजन, तो इसको भी आप हार्ड मत कीजिए। इसका मतलब होता है, क्या होता है, समझ ही गए होंगे, जोड़ना। उसको तोड़ना तो इसको जोड़ना। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए, छोटे 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 बहुत से छोटे एलिमेंट्स हैं, हम इनको और छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं बहुत से, इनके साथ जोड़ेंगे और एक बड़ा एलिमेंट बना देंगे। ओके, ये एलिमेंट कभी दो एलिमेंट भी गिर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब हम इसको जोड़ रहे तो इसके साथ में एक और चीज़ निकलती है, क्या निकलती है? एनर्जी। ओके, तो ये एनर्जी रेडिएट होगी। ओके, तो फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है, फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है, हालांकि हमको फ्यूजन में कुछ एनर्जी देना भी पड़ता है। ओके, लेकिन हम वहाँ पे अल्फा कुछ हैवीली न्यूक्लियर पार्टिकल्स डाल के उसे तोड़ देते हैं। तो कुछ रिएक्शन की हुई है, मैं बोर्ड पे नहीं समझा रहा, आपको यही समझा देती हूँ। यहाँ पेन तो नहीं दिख रही मुझे। ओके, तो मैं समझा। 1H1, देखिए ये रिएक्शन सिंपल क्या है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़ा और एक ड्यूटेरियम बन गया। देखिए इसका मास 2 भी है,
एटॉमिक नंबर 1 दिया, उसके साथ और क्या निकला, E+ है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। ओके, मैंने आपको बताया था बीटा डीके में क्या क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, पॉजिट्रॉन निकल सकता है, वही चीज है बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके, आपको बताया था मैंने, सिंपल टर्म से इंट्रोड्यूस किया था, इतना डीप नहीं जाना आपको, ठीक है? ये न्यूट्रिनो है, और देखिए ये भी चीज अपने काम की चीज, एनर्जी निकली ना, तो वही चीज बोला, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। ओके, तो इसमें एनर्जी जनरेट होती है। ओके, जैसे कुछ सन वन हो गया, जो हमारा सन होता है, अब ये मैं स्टार्स की बात आएगी तो मैं यही समझा देता आपको, तो इस इतने में आ जाना चाहिए, समझा देता। देखिए सन हो गया, ठीक है, सन, अब आपको पता होगा सन में बहुत सी रिएक्शन होती है जिसके कारण वो इतना हीटेड है, आपको पता होगा इस सन क्यों इतना हीटेड है, तो बहुत सारे बिलियन ईयर्स में इसमें कुछ हाइड्रोजन एटम और बहुत से एटम होते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम प्लस 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 यानी ये सब कंबाइन होते हैं। ओके, ये सब कंबाइन होकर हीलियम एटम बनाते हैं, तो ये हीलियम एटम जो होता है वो बनता है, तो देखिए यहाँ पे भी फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन, और ये जो इनका जो, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होता, बहुत से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, तो ये सब जुड़े तो इनसे जो एनर्जी निकलती है, तो आपको जो इतनी हीट जो दे रहती है ना सन के आजू बाजू जो हमारे तक आ रही है, वो इसी का रिएक्ट यानी कि वो है कौन रिजल्ट है इन रिएक्शन का, तो उसमें फ्यूजन होता है बेसिकली। ओके, तो ठीक है, वैसे ये रिएक्शन भी है, दो हाइड्रोजन को मिलाया तो एक ट्रीटियम बन गया, नहीं सॉरी, दो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम को मिला के ट्रीटियम बन गया, उसमें भी कुछ एनर्जी निकली, फिर इसमें भी कुछ एनर्जी निकली, तो ये सारी रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शन आप देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, बस इतना आपको ऐसे बताना चाह रहा है कि कुछ आप जोड़ रहे हैं तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही साथ में, पर उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रेडिएट होगी। ओके, तो ये वही लिखा है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ। ओके, ये अच्छी पार्ट है, यहाँ तक ही कुछ बता देता हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको इधर क्या है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको मैंने ये भी बताया था, न्यूक्लियस जो यानी कि फ्यूजन हुआ, ओके, कुछ नया एटम बना, कुछ एनर्जी रेडिएट, तो इन दोनों का कुछ एक रेडियस रहा होगा, तो आपको पता है जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है यानी किसी चीज को हमें जोड़ना है तो उसमें हमें क्या लगता है, उसमें हमें उन दोनों को पास रखना पड़ता है, यानी कि अगर कुछ ज्यादा लॉन्ग रहे यानी कि शॉर्ट रेंज होता है ना, ये तो शॉर्ट रेंज, अगर लॉन्ग रेंज रहा तो वो काम नहीं करता न्यूक्लियर फोर्स, तो हमें अगर किसी दो एटम को फ्यूज करना है तो हमें उन्हें पास पास रखना होगा, तभी वो फ्यूज होगी, तो ये सारी टर्म वही चीज है। और क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्जेस। ओके, तो एक और चीज सुन लीजिए आप, अगर आप किसी चीज को फ्यूज कर रहे हैं, आपको इतना टेम्परेचर कुछ यानी एक वो होता है, एनर्जी बैरियर होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे कूलम्स बैरियर लिखा है, कूलम, क्योंकि जो चार्जेस के कारण अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो चार्जेस के कारण रिपेल होते हैं, लेकिन हमें तो जो यानी कि कोई पार्टिकल है, ओके वेट, जैसे ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल है, तो उसमें आपको सारी चीज बताई थी मैंने, न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हालांकि उनमें चार्जेस की वजह से पल्शन होता है, तो एक बैरियर होता है कूलम्स बैरियर, तो जब हम इसे पार कर लेते हैं, ओके, यानी अगर आपको कोई चीज पता होगा, जैसे कोई लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट को पार करेंगे तभी आप उससे उससे कुछ काम करवा सकते हैं, कूलम बैरियर को हम जब क्रॉस कर जाते हैं तब हम उस न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं। ओके, तो हम जैसे वही चीज दी है, और अगर यहाँ फ्यूजन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करा देता। द हाइट ऑफ द बैरियर डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड द रेडियस ऑफ टू इंटरेक्टिंग न्यूक्लियर। ओके, ये डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड करता है, और दो न्यूक्लियाई की रेडियस पे, क्योंकि न्यूक्लियर जो होता है वो अपना शॉर्ट रेंज होता है, तो रेडियस भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो इसमें क्या लिखा है, विदाउट चार्जेस। ओके, तो देखिए यहाँ बैरियर हाइट दी है दो प्रोटॉन की 400 किलो वोल्ट, ओके, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड हाइयर फॉर द न्यूक्लियाई विथ हाइयर चार्ज। ओके, अगर तुम्हारे चार्जेस ज्यादा है तो उसकी जो एनर्जी यानी कि एनर्जी बैरियर होगा वो ज्यादा होगा। ओके, तो इस ये चीज हम क्यों देख रहे हैं, तो इससे हम टेम्परेचर के कैलकुलेट करते हैं, उस टेम्परेचर पे यानी कि जो बैरियर रहता है हमारे पास, उस बैरियर पे एक टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे हम उसे तोड़ सकते हैं, यानी कि उस पे हम जोड़ सकते हैं, ताकि वो उसके जो न्यूक्लियस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो जाए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जब हमको फ्यूज करना है तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर लिए तो वो उसे जुड़ जाते हैं, वही चीज है। तो देखिए 3/2 KT इज इक्वल टू Q, तो K आपको पता होगा, इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आपने पढ़ा होगा, K अपना क्या होता था, मे बी शायद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था शायद तक ही।
तो के की वैल्यू 3/2 KT हो रही थी, यहाँ पे के कुछ है। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें के की वैल्यू कुछ होती थी। ओके, ये होता है हमारा कोल्विन कांस्टेंट, और ये कुछ वैल्यू दी हुई है इसकी। तो इसमें हम कुछ कुछ कैलकुलेट करके हमारा टेम्परेचर आ गया यहाँ पे 3 × 10⁹ केल्विन। तो देखिए, मैन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर। देखिए, मैं वही चीज बोल रहा था, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप उन दोनों न्यूक्लियस के एलिमेंट्स को फ्यूज कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, यानी कि सॉरी क्या कहते हैं इसे, ये देखिए, कूलम्स बैरियर। ओके, ठीक है, तो वही चीजें हैं। और क्या लिखना है, द सिस्टम सो दैट द पार्टिकल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द कूलम रिपल्सिव बिहेवियर, इट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। तो समझ गए आप। बेसिकली आप सोचेंगे तो हार्ड जा रहा है, कुछ नहीं है। न्यूक्लियस है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं। अगर आप इन दोनों को फ्यूज, यानी कि मान लीजिए अभी फिलहाल जुड़े हुए नहीं, रिपेल कर रहे, अगर आपको इनको जोड़ना है, इनमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं मेनली, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स कुछ आया होगा इनमें। तो आप जब इसके बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, तो आप इन एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। ओके, फ्यूज कर सकते हैं। और उस फ्यूज करने पे जो टेम्परेचर आता है, वो ये टेम्परेचर, अगर आप इस टेम्परेचर से कम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उनको फ्यूज। लेकिन अगर इसको बढ़ा दे तो आप इजीली उन्हें जोड़ सकते हैं, वही चीज। तो ये कुछ कुछ रिएक्शन दी हुई है, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वो नहीं है। यही चीज दी हुई है कि इतनी एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी निकली फ्यूज करने पे। तो ये सारी दी है। अब आप फिर इसमें क्या दिया हुआ है। ओके, तो इसमें कुछ रिएक्शन को कंबाइन करके एक नई रिएक्शन बनाई गई है। जैसे कि उसने क्या किया है, पहली वाली रिएक्शन में दो एटम, हाइड्रोजन के दो, यानी इंटू कर दिया उस रिएक्शन में टू, तो उसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 टाइम्स हो गए। फिर सेकंड वाली में भी 2 टाइम्स कर दिया, थर्ड वाली में भी 2 टाइम्स कर दिया, और फोर्थ वाली को जोड़ दिया। यानी कि उसने तीनों एटम को, तीनों स्टेप्स को 2 टाइम्स करके प्लस 4 कर दिया। तो उससे जो हमें वैल्यू मिला वो ये था। तो ये क्या चीज है, ये बताना चाह रहा है कि अगर आपको एक हीलियम एटम, देखिए ये हीलियम एटम, यहाँ एक हीलियम एटम दिखा, तो अगर आपको एक हीलियम एटम बनाना है तो आपको 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। और उसमें एनर्जी भी बहुत होती है, देखिए 26.7 मेगा। तो वही चीज है, आप किसी चीज को जोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, वही चीज है। हीलियम इज नॉट ओनली द एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द इंटीरियर ऑफ स्टार, as hydrogen is in the core gets depleted and becomes helium। तो वही मैं बताया, जो सन में होता है, the core starts to cool, the star begins to collapse under its own gravity, increase the temperature of the core। ओके, तो वही है, जब आप किसी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे कुछ हीट वीट जनरेट होगी और वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो सन में यही होता है बेसिकली। ओके, तो ये लिखा है। और दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन हायर एंड हाई मास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो ज़्यादा मास, ज़्यादा एलिमेंट्स, यानी जिन एलिमेंट्स का मास थोड़ा ज़्यादा होता है, वो जब फ्यूज करते तो ये सारी रिएक्शन होती है। वही सब दिया हुआ है। तो ये सब पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो मेन मेन चीज़ थी मैंने बता दी आपको फ्यूजन में। बेसिकली वही होता है, आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो एनर्जी के लिए मेन फंडा है इस चीज़ का। ओके, so the age of sun is about 5 × 10⁹ and it is estimated that there is, okay, तो हाइड्रोजन सन कीप इट गोइंग फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। तो वही चीज दिया है कि सन की कुछ एज के बारे में बताया गया है कि वो कब तक के उसमें रिएक्शन होते जाएगी और कब तक के वो स्टेबल, यानी वो रहेगा वैसे ही, यानी कि एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। तो उसका कुछ स्पैन दिया है। तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट होता है तो उसका कुछ स्पैन होता है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो कितने देर तक टिकेगा, यानी कि उसमें उसका स्पैन कितना होगा। ओके, तो उसे कहते हैं हम लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसमें कुछ हाफ लाइफ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, बस इसकी जो फुल लाइफ होगी उसका आधा लाइफ होता है। तो हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, ऐसे हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी उतनी जरूरत नहीं होने से। द आउटर एनवलप ऑफ सन विल एक्सपांड टर्निंग इट्स सो कॉल्ड रेड जाइंट। ये सारी टर्म्स हैं, आप सब पढ़ लीजिए, थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। ओके, तो हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, 13.7.3, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन।
मैं पेश कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल न्यूक्लियर। तो ये बेसिकली थ्योरी है, मैं पढ़ लेता है इसे। ओके, तो द नेचुरल thermonuclear fusion process in star is replicated in a thermonuclear fusion device. ओके, तो एक कोई डिवाइस होता है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं, तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो इफेक्ट होता है उसे कम कर सकते हैं। इसी को हम कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, आपने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा, कई साइंटिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। ओके, जैसे ऐसे कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बड़े बड़े बने होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जब हम कोई यानी कि एलिमेंट है उसे हम तोड़ रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, तो उसे तोड़ रहे हैं या फिर फ्यूज कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है, तो बेसिकली हम उस एनर्जी को अपने यूज में लाते हैं। तो बेसिकली अभी फिलहाल तो यानी कि हमारे इंडिया में इतना उसका यूज नहीं होता, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे यूएस हो गया, अरब अरब हो गया, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। वहाँ पे जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, तो मैं जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत मास स्केल में प्रोड्यूस होती है, तो इससे तो बहुत से इफेक्ट होते होंगे। तो इसको रोकने के लिए ही हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं, जिससे हम एनर्जी को कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं। ओके, सो तो न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसको यूज करते हैं, यूज फॉर कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ फ्यूजन हो रहा है, तो देखिए कुछ फ्यूजन करा रहे हैं तो हमें उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में करेंगे तो जनरेट स्टेडी पावर बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू एट अ टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर होता है उस पर हीट करते हैं तो उससे कुछ एनर्जी निकलती है, वही चीजें। द फ्यूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जो फ्यूल होता है, फ्यूल आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बताया था, हम कोई अल्फा पार्टिकल्स, कोई हाई हैवी न्यूक्लियर एलिमेंट्स में डाल के उसे अ, उससे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं किसी न्यूक्लियर एटम पे डाल के। The challenge is to confine this plasma since no container can stand such a high temperature. Okay, ये चीज मैं बता रहा हूँ। Several countries around the world, including India, are developing techniques. Okay, कर रहे हैं डेवलप, वही चीज है। तो बेसिकली इस चीज का मतलब यह है कि हमें अगर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन करना है, यानी कि जो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है उससे जो हीट पैदा हो रही है, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम। ओके, तो इसको हमें कंट्रोल करना है। ओके, कंट्रोल, तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम रिएक्टर्स यूज करते हैं, ताकि हमारी जो डेली लाइफ यानी कि कोई वेजिटेशन वगैरह उस पर इफेक्ट ना है। तो जैसे अभी बात चली गई तो मैं आपको बता देता एक पॉइंट, जैसे आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा आप शायद देख लीजिए, शेरनोबिल। ओके, तो आपको पता है क्या चीज़ है? एक ये थोड़ा बाहर से यानी कि अपने टॉपिक के बाहर की चीज़ें पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, कुछ अलग नई चीज़ पता है। तो ये चेरनोबिल जो है, एक इंसिडेंट हुआ था चेरनोबिल में। वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि फूट गया था। कुछ वहां काम करने वालों की कुछ गलतियों की वजह से वहां पे कुछ सही प्रोसेस नहीं कर पाए। अब मुझे उतना डिटेल में पता नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता गया है, पर वो एक सीरीज है चेरनोबिल करके, तो आप वो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितना जरूरी है इस प्रोसेस में। क्योंकि आज भी पता है क्या, चेरनोबिल में उसका इफेक्ट देखा जाता है दूर दूर तक के। वो अभी बैंड है, यानी कि वो सीज्ड है वो एरिया। वहां पे आप एक काम कीजिएगा, आप ना टाइम मिले, समय मिले तो आप ये सीरीज जरूर देखिएगा। ओके, चेरनोबिल सीरीज। तो इससे आपको उस सीरीज देखिएगा तो इससे आपको न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के बारे में थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। उसमें थोड़ा साइंटिफिक वे में भी डिफाइन किया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म होता है। ओके, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें थोड़ा समराइज कर देता है इसे। हमने क्या सीखा? हमने न्यूक्लियर एनर्जी बताया कि वो किस तरीके से जनरेट होती है, एक फिजन की वजह से हो सकती है, एक फ्यूजन की वजह से हो सकती है। ओके, और हमने उन्हें कंट्रोल वे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में वो सीखा। तो ये एग्जाम कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, तो इसे सॉल्व करके आइए। ओके, आर द इक्वेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस इन, ओके, जो रिएक्शंस हमने पढ़ी अभी, बैलेंस्ड इन द सेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जैसे देखिए इस रिएक्शन में ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ना? देखिए 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 2। ओके,
तो जैसे केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना पड़ता है क्या, ये बोला जा रहा है। तो देखिए ये मेजरली क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें ये ऐसा कोई फंडा नहीं रहता, उसमें मेन चीज रहता है मास कंजर्वेशन। ओके, तो बेसिक जो वो रहता है, मुझे ये कहना चाहिए, जो मेन फंडा रहता है अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हम देख रहे हैं उसमें हमेशा हमारा मास कंजर्व रहना चाहिए, ये मेन चीज होता है। तो ये रिएक्शन है, फिर मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन पढ़ देता हूँ। द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन द सेंस, तो इसका बेसिकली इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर नो है। तो जरूरी नहीं कि आपको उसे यानी कि वो जो रिएक्शन दी हुई है वो बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। ओके, तो पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन द बोथ इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन के बारे में बोल रहे हैं कि एटम्स बैलेंस्ड होते हैं। Chemical reaction merely alters the original combination of the atoms. In a nuclear reaction, elements may be transmuted. Okay, देखिए ये लिखा है। Thus, the number of atoms of each element is not necessarily conserved in a nuclear reaction. तो देखिए मैं यही बता रहा था कि जो एटम्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वो जरूरी नहीं है कि कंजर्व हो, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर बोथ सेपरेटली कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और मैं बताया है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के मास बनाते हैं न्यूक्लियर का, तो अगर वो कंजर्व है तो इसका मतलब कि मास कंजर्व है, तो मेन चीज वही होती है कि यहाँ पे मास कंजर्वेशन बहुत होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़े। If both number of protons and the number of neutrons are conserved in each nuclear reaction, in what way is the mass converted into energy in a nuclear reaction? Okay, ये अच्छा पॉइंट है कि हमने तो बात की थी कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें कुछ मास डिफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस टूटना है तो मास तो कंजर्व हो रहा है, तो ये कैसा है। तो देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। We know that the binding energy of a nucleus gives a negative contribution to the mass of the nucleus. Okay, ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर मास डिफेक्ट आता है तो बाइंडिंग एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। तो नाउ सिंस द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर आर कंजर्व, तो ये अभी हमने अभी भी पढ़ा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंजर्व रहते हैं। द टोटल रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज द सेम। ओके, ये लाइन का the total rest mass of neutrons proton is the same on either side of the reaction. Okay, ये आप याद रखें। But the total binding energy of the nuclei on the left side need not to be same as that on the right side. जो मास होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, ये आपको याद रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा है पर ये आपको याद रखना है। तो द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी अपीयर्स एज एनर्जी रिलीज or absorbed in the nuclear reaction. Since binding energy contributes to mass, we say that the difference in the total mass of nuclei on the two sides gets converted into energy or vice versa. It is in this sense that the nuclear reaction is an example of mass energy conservation. तो इसमें ये बताया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी में जो मास डिफेक्ट आता है उसके कारण हमारी जो एनर्जी भी तो निकलती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मास उधर कम आया इधर ज्यादा आया तो कुछ बैलेंस नहीं आ रहा। तो जो एनर्जी रहती है, तो एनर्जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस रिएक्शन को बैलेंस, यानी कि ऐसे यानी कह सकते हैं कि थोड़ा संतुलन बनाए रखती है। तो वही है, ये एक प्रॉपर एग्जांपल है मास और एनर्जी के बीच में कि किस तरह वो एक दूसरे को संतुलित करके रखती है, एक रिएक्शन को बनाए रखती है, स्टेबल रखती है। ओके, लास्ट एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जनरल इंप्रेशन exists that the mass energy interconversion takes place only in nuclear reaction and never in a chemical reaction. This is technically speaking incorrect. Explain. Okay, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। From the point of view of mass energy interconversion, a chemical reaction is similar to a nuclear reaction in principle. तो प्रिंसिपल वाइज तो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन the energy released or absorbed in chemical reaction can't be traced different in chemical non। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ बाइंडिंग एनर्जी वाला फंडा नहीं रहता, उसमें बस दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। ओके, since strictly speaking chemical binding energy also gives a negative contribution। ओके, मास ऑफ मॉलिक्यूल, हालांकि वहाँ पे भी कुछ मास डिफेक्ट तो होता ही है, पर उससे बाइंडिंग एनर्जी का पता नहीं चलता केमिकल रिएक्शन में। We can equally see that the difference in the total mass of the atom। okay, ये सारी चीजें वही चीज दी हुई है। however the however the mass defects involved in a chemical reaction are almost a million times smaller than those of a nuclear reaction। okay, ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए।
जो मास डिफेक्ट इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम वहाँ पे ऐसे बाइंडिंग एनर्जी वाला कुछ फैक्टर देखते नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो मैं बता था आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी तो बहुत जोरों से प्रोड्यूस होती है। तो उसके कारण जो वो होता है, कि क्या होता है हमारा, उसके कारण हमारा बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस आता है। तो वही चीज़ दी हुई है कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि मास डिफेक्ट आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा मास डिफेक्ट होता है, जिसके कारण वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, दिस इज द रीजन द जनरल इंप्रेशन इज दैट द मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस इन केमिकल। तो ये चीज़ पूछा गया था कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा बाइंडिंग एनर्जी वाला कुछ फैक्टर क्यों नहीं चलता। तो ये एक ही रीज़न है, यही रीज़न है कि उसमें मास डिफेक्ट ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, तो वो हमेशा नेग्लेक्ट कर लेते हैं ये चीज़ की। और वहाँ हम एटम और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर लेते हैं और हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमें मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वहाँ मास कंजर्वेशन फॉलो होता है, तो उसके वजह से हमें मास को देखना पड़ता है और उससे हम बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं। तो ये समरी है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। समरी तो आप जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वही चीज़ें हैं। देखिए, कुछ आर नॉट दिया हुआ है, 1 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है कुछ, ए जेड प्लस है, ये वैल्यू दी हुई है इंटर कन्वर्जन के बीच कन्वर्ट करने के लिए। ये बाइंड, ये मास डिफाइड दिया है, ये एनर्जी का दिया है, तो ये क्यू वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है वही है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, रिएक्शन दी हुई है फ्यूजन की, सॉरी फ्यूजन की रिएक्शन, ठीक है, वैसे कुछ फ्यूजन की रिएक्शन दी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। सिंपल जो है, यानी कि समरी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर ये कुछ यूनिट के बारे में बात किया है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा होता है, T-1 S-1, याद रख लीजिए। हाफ लाइफ मैं बताया था आपको कि कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके करता है तो उसका जो स्पैन होता है उसका आप हाफ कर लीजिए, तो हाफ ले ला, हाफ लाइफ आ गया। हालांकि जो मैं ऐसा बोला हाफ कर लीजिए, वो ऐसा कैलकुलेटिव वाइज वो चीज़ नहीं होती, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको डीप में नहीं जाना है। जैसे कुछ मीन लाइफ होती है, क्या लिखा है, टाइम एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैज बीन रिड्यूस्ड टू इलेक्ट्रॉन 1/इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, तो ये कुछ लिखा है, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल आर, ये कुछ रेडियो एक्टिव दी हुई है, तो उन सबकी यूनिट्स दी, ये सब आप देख लीजिए एक बार, सिंपल सिंपल टर्म्स हैं और उनका रिमार्क्स भी दिया हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएंगे, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि ये पढ़ाने की जरूरत पड़नी चाहिए, ये सब आपको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का थ्योरी कंटेंट पूरा खत्म होता है। ओके, तो आपको, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा, जो हमने न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ा स्टार्टिंग से पूरा, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, फ्यूजन फ्यूजन, मास डिफेक्ट वगैरह ऐसे निकाला है। तो ठीक है, मुझे लगता है आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। तो एक्सरसाइज पार्ट, तो ये पार्ट में करना है। तो ये इसमें मज़ा आएगा आपको, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस होगी, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई होगी अक्सर। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से मैंने जो पढ़ा है वो पढ़े होंगे, तो इससे ऐसा शायद ही क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने। ओके, तो ठीक है, चालू करते हैं एक्सरसाइज पार्ट। फिर ट्राई करेंगे कि हम इससे फिनिश कर सकें इस लेक्चर में, और नहीं कर सके तो फिर देखेंगे, कुछ शॉर्ट लेक्चर ले लेंगे ताकि इसमें आपको ये चैप्टर कवर हो जाए। ओके, तो ठीक है, मैं हो गया मेरा काम। देखिए, तो ये देखिए, एक बॉक्स, आप जैसे मैं हर कोई भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसका बॉक्स बना लेता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा। तो आपने भी बनाया ही होगा बॉक्स मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज़ें मेरे बॉक्स में तो जो मैं बनाता था उसमें लिखी होगी, पर आप एक काम कीजिए, इसे भी आप कंसिडर कीजिए, इसमें सारी वैल्यूज भी है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 1/4, ये सारी वैल्यूज जो हमें काम आएगी अभी आगे कैलकुलेशन में। तो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने बना लिया होगा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज पार्ट ना बहुत अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना सभी को अच्छा लगता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज, ये थोड़ा हट गया, ओके, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में आपसे रिजल्ट पूछा जाए और अगर आपको वो चीज बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, भाई पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, 13.5,
तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस गिवन। तो देखिए क्या दिया है, नाइट्रोजन एलिमेंट न्यूक्लियस दिया हुआ है और अपने पास उसका मास भी दिया हुआ है। ओके, तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस। एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, यानी कि जो हमें पता है, यानी कि मैं बताया था कि एक्सपेरिमेंटल होता है, एक हमारे पास गिवन है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है और एक हमारे पास दिया होता है, यानी कि ये जो मास है ये हमें पता है, इसका मास इतना होता है। ओके, और हमारे पास मास ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया हुआ है, 14.00307 यू दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास मास दिया हुआ है। तो पहले अपन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम तो आपको पता था, कैसे निकालते, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं फॉर्मूला लिखो क्या, चलो लिख देता हूँ, जेड टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में कितना होता है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन में प्रोटॉन इक्वल्स टू 7, न्यूट्रॉन क्या होंगे, एटॉमिक नंबर 4 है, माइनस 7 करेंगे, एटॉमिक मास 4 है, 14 है सॉरी, माइनस 7 3 हो गया, न्यूट्रॉन भी आ गया 7। तो बस वैल्यू रखना है, सिंपल सिंपल, 7 इंटू मास ऑफ क्या हो गए प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, ये हो गया हमारा डेल्टा, सॉरी ये हमारा इनिशियल यानी कि जो मास हमने एक्सपेरिमेंटल मास है, सॉरी मेंटल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला मास, मास ऑफ नाइट्रोजन, इसे हम एम से डिनोट कर लेते हैं, बड़े एम से। ओके, तो ये बड़े एम से माइनस कर देंगे, थोड़ा इधर ले लेते हैं, थोड़ा हॉट स्पॉट हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन आप लिख लीजिए 1, सॉरी अभी एक काम करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन लिखे थे हमने, और वो भी तो 7 ही था, न्यूट्रॉन तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा माइनस बड़ा वाला है जो हमें दिया हुआ है, जो 14 पर इंटू सी। तो इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, 7 मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1.007 825। आपने सोचा ये वैल्यू कहाँ से लिया, मैं आपको बताया था, आपको इस टेबल से रेफर करना है, यहाँ पे ऊपर जो दिया है, और फिर प्लस कर दीजिए, क्या करना है, वन मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.00866 ये सब अभी एएमयू में चला हुआ है, और इंटू, ओके ये अपना ये आ गया, तो इसमें से हमको माइनस मास करना है, -14 भी करना है। ओके, और इन सब का सी स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेशन पार्ट है, आप मैं कैलकुलेशन पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर खोल दीजिए। ओके, ये ऊपर चला गया, तो आप कैलकुलेट खोलो, ये सब वैल्यूज निकालोगे आप, तो कुछ इतनी वैल्यू आएगी। अ, अभी मैं सी स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं कर रहा। ओके, अभी सिर्फ मैं मास को माइनस करते जा रहा हूँ, तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेटर आप भी कर लीजिए। ये डिफिकल्टी जा रही है मुझे यहाँ पे लिखने में, तो मैं आगे लिख रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि हमने सिर्फ अभी एक्सपेरिमेंटल मास माइनस जो इनिशियल मास दिया हुआ था उसको कैलकुलेट किया, तो 0.11236 ये मास डिफेक्ट आया है ये यू में, और इसमें अपन सी स्क्वायर का भी इंटू करेंगे। ओके, तो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको जो आपने पढ़ी हुई, 1 AMU को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये मैं बताऊंगा नहीं आपको कैसे आया, ये आपको पता रहना चाहिए, मैं पढ़ा हूँ पिछली क्लासेस में, और हमें पूछा भी है किसी मेगा इलेक्ट्रॉन में निकालना है इसकी वैल्यू। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो इससे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अपनी 0.11236 इंटू 931.5। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, तो आपका आंसर कुछ 104.6634 ओके, ये वन डेल्टा एम यू की जो वो वैल्यू होती है, इनकी उसकी जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू। ओके, तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 13.2। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई Fe एंड बिस्मथ इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी वही चीज पूछ रहा है, इसमें कुछ मास दिया हुआ है उसका,
और हमारे पास ये मास दिया हुआ है और उससे हमें बस बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, उसमें भी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। तो जो हमने किया सेम करना है। तो मैं इसमें से दोनों नहीं कराऊंगा, एक एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि सिमिलर सिमिलर बस कैलकुलेशन पार्ट है, तो आप तो कर ही लेंगे। तो ठीक है, मैं पहला कर देता हूँ। तो आयरन दिया हुआ है, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, मास दिया हुआ है 56। ये हमारे वो मास है जो हमें पता रहता है हमेशा। और जो हमारे पास दिया हुआ है उसका मास कितना दिया हुआ है, 55.93493 एम। ओके, तो ये दिया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वही पहले डेल्टा एम निकालते हैं, डेल्टा एम के ए निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना हो गया 26 इंटू कितना हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस अब न्यूट्रॉन, तो ये कितना हो गया, न्यूट्रॉन हो जाएगा 56 माइनस 26 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 कर लेंगे इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लेंगे। ओके, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो हमारे पास मास रहता है, जो हमें पता रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू कुछ पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो कितना 26 इंटू 1.007825, मैंने मास रखा है इसमें, और इसकी वैल्यू 30 इंटू 1.008665 आएगा। ओके, ओ शिट, ये नीचे नहीं जा रहा और इसमें माइनस कर देंगे मैम। ओके, मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ। तो मैं अभी फिर से इसे लिखने नहीं वाला, तो आप देखिए ये जो हो गया, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए और इसे प्लस कीजिए। तो मैं उसकी डायरेक्ट प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब हम इसे प्लस करेंगे, ओके मैं प्लस करके माइनस भी कर दे रहा हूँ। तो उसमें जो एम थी उसकी वैल्यू थी 55, तो डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी मैंने माइनस किया उसके बाद में जो एग्जैक्ट वैल्यू थी डेल्टा एम की वैल्यू वो निकाल लिया मैंने, वो आएगी 0.528461 एम। ओके, बाइंडिंग एनर्जी निकालना, तो क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। तो मैं बताया था वन वन यू का जो डेल्टा एम होता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे 931 पॉइंट कितना था, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। ओके, तो बस वही है, उससे इंटू करना है आपको। तो देखिए क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एफ ई। ठीक है, हम एफ ई का क्वेश्चन सॉल्व करें। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5, ये डेल्टा एम 0.528461, ये हमारा डेल्टा एम था। और हमने सी स्क्वायर में इंटू वन कर दिया, तो वो 1 AMU का बाइंडिंग एनर्जी आया था इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी वैल्यू क्या होती है 931.5। सॉल्व करो, कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, कितनी आई, 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एफ की बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो आपसे जो पूछा था आपने कैलकुलेट कर लीजिए, कर लिया, तो वही था। अब आप, मैं सेकंड वाला जो पार्ट है ये वाला ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ही कर लीजिए, इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, अ गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, calculate the number nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made up of copper. Okay, तो जो कॉइन है उसका हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म दे दिया है, कॉपर दे दिया है, और उसका मास भी दिया है हमारे पास। ओके, और उसका ये वाला मास भी दिया है हमारे पास, कितना मास हमारे पास दिया हुआ है, हमें वो उसे तोड़ना है। तो उसमें जैसे क्वेश्चन समझ आया ना आपको, हमारे पास एक कॉइन दिया हुआ है, उसका मास है 3 ग्राम। ओके, हमें न्यूक्लियर एनर्जी कैलकुलेट करना है, किसके लिए, उसे सेपरेट करना है उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी कि उसे यहाँ पे अभी हमें फ्यूजन करना है। तो हमने बता दें जब फ्यूजन करते तो एनर्जी रेडिएट होती है। तो वही पूछा है कि अगर 3 ग्राम के हमारे पास कॉइन दिया हुआ है, तो उसका जब हम फ्यूजन करेंगे तो वो क्या होगा। तो ये जो मास है वो बेसिकली ये जो 63 लिखा है ना, तो वही है, समझ गया ना आप? ठीक है, तो सॉल्व करें। तो ठीक है, पहले टर्म लिख लेते हैं 13., ठीक है। जो हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ कॉपर लिख लेते हैं, मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है
इसे मैं M1 से डिनोट करता है, इसको 3 ग्राम मान ली, 3 ग्राम दिया हुआ है। ओके, और हमारे पास एटॉमिक मास, ये भी जरूरत पड़ेगी हमें, ऑफ कॉपर, जो कि कॉइन का एटॉमिक मास था 2963, वो है हमारे पास क्या है। तो एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एटॉमिक मास कह रहा हूँ, ये तो हमारे पास दिया ही हुआ है, मैं भी क्या होगा 62.9296। यहाँ पे हमें पूरा टर्म लिखना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे गिवन है कि हमें इतना इतना लेना है। लेकिन आज पता नहीं मेरा ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत आ रही है इसकी। तो अब इसके लिए हमें पहले टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉइन, यानी कि उस कॉइन में कितने एटम्स है, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें उस कॉइन में वो कॉइन में कितने एटम्स है वो भी पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पहले तो अपन टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा, एटम्स उस कॉइन में ये क्या होंगे। तो ये सिंपल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि वो जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने तो उसमें बताया होगा, पहले मोल्स निकालो इनटू Na कर दो। Na तो आपको पता ही होगा एवोगैड्रो नंबर होता है। तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉइन मिल जाएंगे, यानी कि जो मास दिया हुआ है उसको फॉर्मूला लगाते, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, मैं सारी चीजें इसलिए थोड़ा पास कर रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे लगता है कि अगर आपको एटम निकालना है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ के ही आए होंगे। ओके, ऑफ कॉइन। ओके, कॉइन में क्या है, टोटल नंबर एटम्स ऑफ कॉपर के एटम्स निकालना, तो क्या होगा। तो पहले एन से इंटू कर देते हैं, इंटू मोल्स के लिए क्या लिखेंगे ना, मोल्स का फॉर्मूला था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एन ए को मैं जैसे को वैसे रखा, इंटू एम डैश कितना था, ये हमारा M1 है। ओके, M1 कितना था 3 ग्राम, और डिवाइड करेंगे हम इसको मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना था, 63 ग्राम था, मैं ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे इज इक्वल टू 2, मैं कैलकुलेट करता कैलकुलेटर पे, आप भी कर लीजिए, कोई दो राह नहीं है इसमें, इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। अब आप एन की वैल्यू मत पूछिएगा, ये होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, तो आप इसे में पास रख लीजिए। ठीक, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल ली। अब उसमें हमें इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बात करना पड़ेगा, अगर हमें उसका मास डिफेक्ट निकालना है। तो इसमें प्रोटॉन तो हो जाएंगे 29 क्योंकि उसका एटॉमिक मास है, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 63 माइनस 29। ओके, तो ये कुछ 34 आता है। तो अब मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, डेल्टा एम इज टू वो एटम मैंने अभी कुछ कैलकुलेट करने के लिए रखा है, आपको भी मैं बताऊंगा कुछ देर में। ओके, तो डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम हो गया 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू नहीं पुट करूंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन उसकी, और माइनस एम भी करूंगा। ओके, तो डेल्टा एम की डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, आप इंटू कर दीजिएगा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है आपके पास। तो मास डिफेक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, मास डिफेक्ट आ रहा है, आप कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे आपको 63 रखना, डेल्टा एम। तो ये कुछ आ रहा है 0.591935। ओके, तो आप इसे रख लीजिए अपने पास। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया था एटम्स। एटम्स कितने आए थे हमारे पास, 2.2.868 इंटू 10 की पावर 22। ओके, हमारे पास डेल्टा टाइम क्या आ गया था, डेल्टा टाइम आ गया था हमारे पास 0.59193 5। लेकिन अब ये डेल्टा एम क्या है, ये डेल्टा एम है एक एटम का मास। ओके, ये डेल्टा एम है वन एटम का। लेकिन हमें न्यूक्लियर एनर्जी तो उस जो मास दिया है उसमें जितने भी एटम है उन सभी कैलकुलेट करना है ना। तो हमें टोटल टोटल जो डेल्टा एम आएगा, यानी कि सारे एटम्स की वजह से जो मास डिफेक्ट आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये अच्छी चीज़ है, आप इसे ध्यान रख लीजिए। अगर आपके पास आप जो अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे वो एक एटम का जो मास डिफेक्ट था वो था, लेकिन अगर आपके पास कोई किसी चीज के मोल दिए हुए हैं या फिर उसका निकालना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मास। ओके, यानी कि सॉरी उसका मास डिफेक्ट, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिए
मैं अब जैसे आखिरी आगे पेज में जाऊंगा तो इसे रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा। आप भी अपना कैलकुलेटर ऐप निकालिए और इसे कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डेल्टा एम डैश या नया वाला है, वो डेल्टा एम डैश कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लिए होंगे आपने, मैं आशा करता हूँ। तो 1.6976 कुछ आगे और आता है, मैं उतना नहीं लिखूँ, 10 की पावर 22 जो। तो ठीक है, ये आ गया। अब इसके वजह से जो एनर्जी आई है वही तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना। ओके, तो अब मैं उसे लिख रहा हूँ। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी, कितनी आएगी, ये वैल्यू 1.69766 इंटू 10 की पावर 22। ये हो गया हमारा डेल्टा एम का वो। और इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या पुट करें, हम 931.5 भी रख सकते हैं। पर देख लेते हैं, किसी चीज़ में पूछा नहीं है तो हम डायरेक्ट इसे जूल में कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर हमें उसे जूल में कन्वर्ट करना है तो एक और कन्वर्जन आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो हम इसको सी स्क्वायर लेते हैं। तो ओके, तो जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ओके, ये याद रखिए। तो ठीक है, अब हम लगभग इस क्वेश्चन के कंप्लीशन पे हैं। तो जो ई बी आएगा वो हमारा क्या आएगा, पहले हम एक मिनट 2 मिनट, ई बी हम पहले उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 1.6976 इंटू सी स्क्वायर था। तो हम इसे पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी जगह अपन 931.5 रखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.581 इंटू 10 की पावर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन। मुझे लगा कि मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसलिए मैं आपको यूनिट कन्वर्जन वहीं बता दिया। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये आपको अगर कभी एनर्जी पूछा गया इस फॉर्म में बताइए मेगा इलेक्ट्रॉन, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसका कन्वर्जन लिख लीजिए, 1.6 इंटू 10 पावर -13 जूल। बस इसको आपको इंटू करना है, तो ई बी इन जूल, और यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो ये लिखिए। तो ये क्या होगा, 1.581 इंटू 10 की पावर 25। आप सोच रहे हो इतना कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना शार्प नहीं हूँ, बस कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ओके, और इसमें बस लिखिए आप 1.6 इंटू 10 की पावर -13। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5296 इंटू 10 की पावर 12 जूल। ओके, तो ये वैल्यू है उसकी जूल में, और ये वैल्यू है उसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, आपको आ गया होगा समझ। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, क्योंकि हमने इसमें एक एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास एक मास दिया हुआ था, उसमें हमने पहले उससे एटम निकाला। एटम निकालने के लिए हमने क्या करा, उसके पहले मोल्स निकाले। मोल्स को हमने इंटू करा Na से, क्योंकि उससे हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे उस मोल्स में, जैसे हम पहले पहले करते थे ना केमिस्ट्री में। तो ठीक है, वैसे ही फिर एक एटम का मास डिफेक्ट था इतना, तो पूरे एटम्स का मास डिफेक्ट निकालने के लिए हमने डेल्टा एम इंटू, यानी कि एक एटम का मास डिफेक्ट और नंबर ऑफ एटम कर दिया। तो उससे हमें वो पता चल गया कि पूरे 3 ग्राम ऑफ कॉइन में कितना मास डिफेक्ट है हर एक एटम के वजह से, वो इतना आ गया। फिर उसके बाद हमने उसमें इंटू सी स्क्वायर कर दिया। तो सी स्क्वायर करे हमने, तो उससे हमें एनर्जी पता चल जाएगी। और सी स्क्वायर को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में 931.5 लिखते हैं। तो उससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ला ली और हमने जूल में मिला ली। ठीक है, तो ठीक है, आज ये क्वेश्चन करने के बाद आप थक गए होंगे, तो मैं आज यहीं पे रखता हूँ। तो हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हमने 3 कर लिए, 7 क्वेश्चन बचे। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये थोड़ा लेंदी हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। दिख रहे हैं मुझे इजी, कुछ किसी की वैल्यू निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है। लास्ट में कुछ इसमें आर नोट है, तो बहुत इजी था। ये सारी चीजें हैं, ये सब हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कल का लेक्चर हो जाएगा, मैं एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा विथ एक्सरसाइज। तो आशा करता हूँ आपने मेरे लेक्चर अच्छे से सुने होंगे और आपको ये सारे कैलकुलेशन समझ आए होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लीजिए, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं करे तो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।